Hi, I hope you all have blank sheets and your pens with you. Today in this session, we are together going to solve around 100 previous year questions of UGC NET paper 1 of multiple subjects, political science, English, sociology, women studies, history, of various subjects. I have selected very good questions, some tricky, some difficult, some simple, right? So it's combination. So एक घंटे में आप मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक यहाँ का पर्पस क्या है? आपको कुछ रटवाना या कुछ याद करवाना, ये पर्पस नहीं है। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है उन क्वेश्चंस को, माइंडसेट कैसे होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आए तो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है, ये यहाँ से सीखेंगे। तो एक घंटे में एटलीस्ट आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करोगे तो टाइम तो बर्बाद नहीं होगा ना, ठीक? तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस एक पूरे सेशन में। और मेरा जो स्कोर था वो टोटल 254 था, उसमें से 84 मार्क्स मैंने जस्ट पेपर 1 से स्कोर किया है। 100 में से 84, लगभग 50 में से 42 क्वेश्चंस मैंने सही किए पेपर 1 से। और जेआरएफ अगर क्लियर करना है तो अराउंड 40 चाहिए ही चाहिए, 35 के नीचे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। कौन से यूनिट्स पे फोकस करना है, कौन से यूनिट्स पे कैसे देखना है, स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान करना है, कौन सा यूनिट कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। कोई बुक्स इसके लिए ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ज्यादा क्या, हार्डली थोड़ा सा एक ही बुक मदान का थोड़ा सा स्टैटिक कुछ कुछ पढ़ा था, वो भी बहुत पहले पढ़ा था। उसके बाद बस प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां से कुछ नोट्स बनाओ और देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑप्शंस को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो अच्छे से बस स्ट्रेटेजी सही से बनानी है, एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड अच्छे से बिल्ड करना है, डेवलप करना है। ये पूरे एक सेशन में, एक घंटे में आपका ये जरूर होगा। जो जो भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं उनको, मतलब जो बहुत ही, अगर सपोज लोअर पेडेस्टल पे आप अभी खड़े हो, आपको बहुत डर है, तो एटलीस्ट 30 तो क्रॉस हो ही जाएगा आपका। और अगर आप 35 के अराउंड अभी भी स्कोर करते हो तो कैसे 40 तक पहुंच सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो के एंड में आपको जरूर यहाँ से सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। हम कोई क्लास वगैरह नहीं चलाते, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं ना, चैनल हमारा मोनेटाइज्ड है। तो यहाँ से क्या होगा कि थोड़े बहुत हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, इन द सेंस जितना आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, इतना यूट्यूब ये वीडियो को प्रमोट करेगा, तो और जरूरतमंद लोगों को या स्टूडेंट्स के पास पहुंचने में हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस, राइट? तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, राइट? 10 यूनिट्स है। हम्म, तो अब डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे मतलब अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, पैसेज में सीधा आंसर्स होते हैं, राइट? और इजी भी होता है, ऐसे भी नहीं कि यूपीएससी लेवल या कोई कैट लेवल के पैसेजेस वो लोग पूछ रहे हैं, बहुत ही ईजी पैसेजेस होते हैं। 5 में से 5 यहाँ पे स्कोर करना ही करना है, सबका लगभग हो जाता है, राइट? उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप 2018-19 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन पेपर्स पेपर 1 के करते हो आपके सब्जेक्ट्स के, तो भी रिपीटेशन है यहाँ पे थीम्स की। नए थीम कहाँ से लेके आएंगे? मोस्टली सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस फिगर्स चेंज होंगे, राइट? तो ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है। यहाँ पे 5 में से 5 स्कोर हो सकते हैं और करने ही है, राइट? लॉजिकल रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो ही ये क्वेश्चंस होते हैं, राइट? इसमें इंडियन लॉजिक, फिर वो पॉलिसीज वगैरह ये सब आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप 2018-19 ऑनवर्ड्स, अगर 6-7 साल में लगभग 15-16 क्वेश्चन पेपर्स के भी डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप कर लो, उसमें भी मोस्टली परसेंटेज, फ्रैक्शन, यही सब रिपीट होता रहता है, राइट? तो ये 5 में से 5 यहाँ पे नहीं आप मतलब ये लूज कर सकते मार्क्स। आईसीटी कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी कभी आपने इजी आता है, कभी कभी उसका डिफिकल्ट भी आता है। एनवायरमेंट में ऐसा ही है, अगर आपको पता है ऐसा कुछ फैक्चुअल चीज आ गई या इजी कुछ पूछ लिया तो हो सकता है कभी कभी कुछ बहुत ही अंदर डेप में जाके फैक्ट्स पूछेंगे, क्या होता है, हम क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, उससे समझ में आएगा कितने डेप में जाके पढ़ना है, राइट? और फिर है हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो वो नहीं सॉल्व होंगे, राइट? टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत सारे, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं बिना कुछ पढ़े, राइट? कम्युनिकेशन भी क्वेश्चंस ऐसे ही बिना कुछ पढ़े आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट? तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, राइट? टीचिंग के अलग अलग मेथड्स पे पूछेंगे, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? टीचिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो ये शिक्षण अभिवृत्ति, राइट? तो ये पूरा हम देखते हैं कि अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे भी देखिए कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे ऊपर दिखा दिया हुआ है आपको कि पहले टीम है, फिर पेयर है, फिर सोलो। सोलो मतलब सोलो डांस, मतलब क्या, अकेला कोई इंसान कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ही है ना, पहले अब देखिए
पहले अगर हमें कुछ करना है तो पहले टॉपिक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हमें कुछ करना है, राइट। तो पहले तो बी आएगा, तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद पहले टीम दिया है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस पढ़ो। कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब सोलो, राइट, तो ये सबसे लास्ट आएगा। कोलैबोरेट एज अ लार्ज टीम, तो यहाँ पे टीम वर्ड है, राइट, तो टीम पहले आएगा। वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम्स इन पेयर, तो यहाँ पे पेयर है, तो पहले मतलब पहले तो आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे तो बी आएगा, तो ये दो ऑप्शन में से ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, सी दोनों जगह पे भी है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो टीम टीम है, पेयर मतलब इन पेयर्स, तो डी आएगा फिर, राइट। तो ये ऑप्शन इसका आ जाता है। तो इसका भी आंसर ऊपर ही मतलब छुपा हुआ था, राइट, ऑप्शन में ही था। अब एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। अब भाई किसी को नहीं पता है कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है। कॉग्निटिव मतलब जो हमारा नॉलेज का एस्पेक्ट होता है, जो नॉलेज से हम चीजें करते हैं, राइट, तो उसको कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट कंट्रोल ऐसा दिया हुआ है, राइट। अब किसी चीज को कंट्रोल करना मतलब किसी चीज को आप, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे कोई रेगुलेट कर रहा है, राइट, और यहाँ पे मॉनिटरिंग, ये दो चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे कॉग्निटिव लोड, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है, राइट। तो कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, यही पे इसका आंसर छिपा हुआ है। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर इसका छिपा हुआ था, राइट। कंट्रोल, मॉनिटर, रेगुलेशन, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अब वर्बल एसोसिएशन लर्निंग किसने प्रपोज किया था, तो इसका ये स्कॉलर है, राइट। अब ये नहीं होगा एग्जाम में ऐसे ही, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ तो बेसिक आपने या तो मदान से या कहीं से इसको पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ फैक्ट्स। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम एग्जाम में सीधा सॉल्व कर सकते हैं अगर पता भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए उसका बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे पेपर वन में ना पॉजिटिविटी को मतलब हमें ढूंढना है। जो भी नेगेटिव ऑप्शंस होंगे ना वो तुरंत दिख जाएंगे, वही ऑप्शंस होंगे जो आपको एलिमिनेट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। एडवांटेज पूछ रहे हैं मतलब एक तो पॉजिटिव चीज पूछ रहे हैं, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, राइट, तो आपका वर्तन, आपका स्वभाव, राइट, दैट डिटरमाइन टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखो दीज आर द टीचर सेंटर्ड। लर्निंग का प्रोसेस ही मोस्टली स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, राइट। टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस तो होती नहीं है, राइट। तो दिस मेक्स लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल, ठीक है, एक लर्निंग को एक फोकस्ड एंड अचीवेबल वो बनाता है। दिस फोकसेस टू नैरोली और माइन्यूट, तो ये तो मैंने पहले कहा नेगेटिविटी को हमें दूर रहना है, इसको हटाना है। दिस लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज, अब यहीं पे आएगी लिमिट्स अपॉर्चुनिटी। एडवांटेजेस पूछ रहे तो ये लिमिट अपॉर्चुनिटीज कैसे होगा, एडवांटेजेस पूछ रहे तो नैरो कैसे होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। मतलब ऊपर एडवांटेज पॉजिटिव चीज पूछ रहे हैं और ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दे रखे हैं बाकी की तीन, राइट। तो इसका दो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए गोल ओरिएंटेड अचीवमेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंट अचीवर, कॉन्साइंस अचीवर, हाई सेंसेशनल सीकर। अब देखो गोल ओरिएंटेड अचीवर्स, यहाँ पे अगर आप उस इस ऑप्शन में आप अगर देखोगे, राइट, गोल्स, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखो इमोशनल इंटेलिजेंट, राइट। तो बाकी के दो ऑप्शन पता भी नहीं होंगे ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक डू नॉट रिप्रेजेंट मॉडर्न एंड आईसीटी। मतलब मॉडर्न नहीं है, क्या क्या मॉडर्न नहीं है, चॉक एंड टॉक मेथड एंड देन दिस रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन मेथड, ये दोनों तो मॉडर्न है नहीं, राइट। बाकी का गेमिफिकेशन क्या होता है भाई पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब मूक आपके सिलेबस में भी दिया होता है, ये पॉइंट सिलेबस में ही दिया था। अगर सिलेबस को भी हमने अच्छे से पढ़ाया है, उसको अगर गूगल पे सर्च भी किया है ना तो भी ये क्वेश्चन आएगा, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट मोटिवेशन। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शंस अक्रॉस करिकुलम, अक्रॉस करिकुलम में कुछ कनेक्शन बना रहा हूँ। मतलब मैं अभी पॉलिटिकल थ्योरी भी डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ थ्योरी डिस्कस करते करते मैं आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी लेके गया, वहां से मैं आइडियोलॉजीज में लेके गया, तो ये मोटिवेट करता है, राइट। कनेक्शंस अक्रॉस द करिकुलम, एट्रीब्यूशंस टू इंटेलेक्ट रैदर देन एफर्ट्स, तो कुछ एफर्ट्स नहीं है, बस इंटेलेक्ट को मैं ये कर रहा हूँ, एट्रीब्यूशंस ये कर रहे हैं। वर्क दैट इज टू मच डिफिकल्ट, अगर बहुत कुछ डिफिकल्ट है तो मोटिवेट कैसे करेगा। एम्पेसिस ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग, अगर लर्निंग पे एम्पेसिस हो ही नहीं रहा है तो फिर वो मोटिवेट कैसे करेगा।
तो बाकी के ऑप्शन निगेटिविटी हटाना है, तो बाकी के ऑप्शन सारे निगेटिव है, ये एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, राइट? तो वही उसका आंसर है। अब अरेंज द स्टेप्स ऑफ द क्लासरूम एक्शन रिसर्च, राइट? मुझे कुछ रिसर्च करना है और उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, राइट? अब किसी भी चीज को अगर हमें करने जा रहे हैं तो पहले ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को हम पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, राइट? तो प्लान करेंगे तो भाई ए मुझे पहला चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें ए पहला है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, राइट? तो पहले प्लान करोगे, तो यही है मतलब, उसके बाद फिर आप लोग एक्शन लोगे, राइट? उसके बाद आपको फिर उस एक्शन को ऑब्जर्व करोगे, खुद को रिफ्लेक्ट करोगे, बाद में फिर से फॉलो एक्शन लोगे। तो प्लानिंग ए, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो आपको वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, राइट? उस सेंस में आपका नॉलेज, आपकी मेमोरी, ये सब कॉग्निटिव में आ जाता है। अफेक्टिव मतलब आप क्या फील कर रहे हो, आप अफेक्शन, इमोशंस यहाँ पे आ जाता है, राइट? कोलैबोरेशन तो पता ही है, क्लासरूम मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव फोकसिंग ऑन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। अब अफेक्शन, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स यहाँ पे चला जाएगा, ये सी का 1, राइट? सी का 1 एक ही ऑप्शन है, टाइम बर्बाद नहीं करना। लेकिन तो भी अगर यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं तो कॉग्निटिव मतलब रीजनिंग, नॉलेज, मेमोरी, यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा। अब कोलैबोरेशन मतलब हाउ टू रिलेट अदर्स, राइट? यहाँ पे है इसका। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन है, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंट लर्नर्स। अब देखो, मैंने पहले ही कहा कि एडोलसेंट लर्नर्स के अब कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एडोलसेंट एज में क्या क्या होता है, राइट? इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती है, हाँ। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होती है क्या, जो भी मतलब एडोलसेंट एज होता है क्या, इसको थोड़ा रुकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, अब ये दोनों देखो, ये भी होता है टीनेज में या जब भी एडोलसेंट एज होता है उसमें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ये भी होता है, राइट? इमोशनल वैलिडिटी चाहिए होती है। अब यहीं पे ये कुछ कुछ देखो, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, इमोशनल वैलिडिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, सारे मिलते जुलते ऑप्शन है। अब इसी इमेज में अगर हम बोलेंगे कि हाई सेल्फ डिसिप्लिन, हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के लिए तो हम झगड़ते रहते हैं पूरे लाइफ कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मतलब ये कब आती है, ऐसे तो ना बोल सकते हम कि इस एक पर्टिकुलर एज में लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। तो आपको बी को अगर हटाओगे तो ये ऑप्शन चला गया, बाकी के तो सब सही है, तो यही उसका फिर ये आंसर बन जाता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं, ठीक है? किसी चीज के ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं। अब यही है कि फिर से ऑप्शंस पढ़ो। टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस, एक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के पूछ रहे हैं, राइट? इंक्वायरी वर्ड है इसमें, किसी चीज को हम इंक्वायर कर रहे हैं, राइट? टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस, तो इंक्वायरी साइंटिफिक ही होनी चाहिए, राइट? तो ये भी सही है। टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द स्ट्रेटेजीज फॉर, अब यहाँ पे देखो क्रिएटिव इंक्वायरी, ऊपर भी इंक्वायरी है, यहाँ पे भी इंक्वायरी है, क्रिएटिव इंक्वायरी, ठीक है? टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू टॉलरेट द एम्बिग्यूटी, राइट? एम्बिग्यूटी को टॉलरेट करने की एबिलिटी, राइट? टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, अब फिर से क्रिएटिविटी, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी, स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी पॉजिटिव चीज है। अब अभी किसी भी एम्बिग्यूटी को टॉलरेट करना है, टॉलरेशन पॉजिटिव चीज है। ऊपर भी क्रिएटिव इंक्वायरी पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप करने की बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे ऑप्शंस पॉजिटिव है, राइट? तो एबीसीडी इसका आंसर है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज को मैं बस एज ए लेक्चर, नहीं होता है कि कोई बस प्रोफेसर बस बोल रहा है, वो कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट? ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बाकी के क्लासरूम का है नहीं। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट यूज्ड व्हेन टीचर्स डू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। असाइन क्रिटिकल थिंकिंग, अब क्रिटिकल थिंकिंग अगर करना है तो स्टूडेंट से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ सोचेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट बस इंस्ट्रक्ट, वन वे चल रहा है, तो ये तो नहीं आएगा, राइट? टीच बेसिक स्किल्स एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, कुछ बेसिक चीज है और बस एक्सप्लिसिट जो है, एक्सप्लिसिट मतलब जो ओपनली दिख रहा है, एक्सप्लिसिट बुक्स में लिखा हुआ है, वही मतलब बस इम्पार्ट किया जा रहा है। तो हाँ, यही है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैव देयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर न्यूमरस पाथवेज टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स, न्यूमरस पाथवेज एक्सप्लोर करना है, राइट? तो यहाँ पे भी मतलब एबिलिटी चाहिए। एनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू रिफाइन देयर क्रिएटिविटी इन आर्ट, रिफाइन करना है क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे, थिंकिंग प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो टू वे प्रोसेस चाहिए,
राइट। तो यही एक ऑप्शन है इसका। फिर बाकी के 3 ऑप्शंस एक दूसरे के साथ क्लब हो जाते हैं, ये थोड़ा अलग लगता है, राइट। अरेंज द इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऐसे सीधा एग्जाम में जाके इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता है, इसका आंसर ये है। अब आप लोग ऐसे मैदान में पता नहीं ये है कि नहीं है, लेकिन बाकी के भी सोर्सेस आपको देखने पड़ेंगे। कुछ कुछ चीजें अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है सबको, मतलब ये इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रिसर्च इथिक्स पे कुछ पूछते हैं, वो क्वेश्चन डुएबल होते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स पे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। सैम्पलिंग वगैरह पे आने वाले क्वेश्चन डुएबल होते हैं, राइट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह पे आने वाले क्वेश्चन डुएबल होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकिन हमें थोड़ा थ्योरी पे जब पूछेंगे या बहुत ही फैक्चुअल कुछ पूछते हैं किसी स्कॉलर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स के नाम, तो थोड़ा बहुत हमें फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन में ही आंसर है। इन्वेस्टिगेशन टेकिंग प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। एक तो स्पेसिफिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, नोट करिए वर्ड को, स्पेसिफिक। दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, एक तो सिंगल ही क्वेश्चन की बात हो रही है। एंड नॉट ओरिएंटेड टूवर्ड्स जनरल, तो नॉट जनरल, तो कोई चीज जनरल नहीं है, सिंगल क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है, स्पेसिफिक है, तो भाई क्या है ये? अगर जनरल नहीं है तो वो पर्टिकुलर है, राइट। नॉट जनरल दिया हुआ है ना यहाँ पे, नॉट जनरल, तो भाई वो पर्टिकुलरिस्टिक है, ठीक है। मतलब बाकी की तो मतलब यूनिवर्सलिस्टिक, इथोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, तो मतलब कुछ भी दे रखा है, तो अगर कोई नॉट जनरल है तो वो पर्टिकुलर है। यही पे आंसर था इसका, ठीक है। रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। अब वही मैंने, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको प्लानिंग ढूंढना है। प्लानिंग कहीं पे है क्या? लेसन ओपनिंग, प्री प्लानिंग, लेसन लेआउट, क्लोजर ऑफ लेसन, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। प्री प्लानिंग, अगर मुझे कुछ भी करना है तो पहले प्लान करना पड़ेगा। बी मुझे पहला चाहिए, यहाँ पे डी है गया, यहाँ पे सी है गया, यहाँ पे ए गया, यहाँ पे बी है, तो यही उसका आंसर है, ठीक है। अगर मैं पहला प्लान करूंगा ना तो ही चीजें होंगी ना। ऐसे क्वेश्चंस कितने आते हैं देखिए। If research participants are assessed with a particular questionnaire early in a study, but the researchers change the question for later assessment, so participant can't simply repeat answers. What potential threat to internal validity would be likely in the study? तो इसका आंसर तो इंस्ट्रूमेंशन है। अब ये सीधा एग्जाम में नहीं आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो रिसर्च का पता होना चाहिए, राइट। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ कुछ, रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट आई थिंक इग्नू पे भी आपको मिलेंगे कुछ कुछ उसके अच्छे 10 to 12 पेजेस में हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ। कुछ तो आई होप सो मटेरियल मिलेगा, वहां से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कंटेंट एनालिसिस की बात हो रही है। कंटेंट एनालिसिस एक मतलब किसी भी कंटेंट को एनालाइज करना, चाहे वो बुक्स हो, चाहे टेक्सटुअल बुक्स हो, मटेरियल हो, या कुछ भी, मतलब तो एक मेथड है रिसर्च की, राइट। तो करेक्ट चीजें पूछ रहे हैं। इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, ठीक है, पॉजिटिव दिया है, ट्रांसपेरेंट है, रिसर्च मेथड अच्छी है, ठीक है। रिप्लिकेशंस एंड फॉलो अप स्टडीज आर नॉट फिजिबल। भाई क्यों नहीं फिजिबल है? पूछो खुद को कि क्यों नहीं फिजिबल इन कंटेंट एनालिसिस। अब ठीक है, इसको ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम इसको थोड़ा बहुत रखते हैं साइड में। इट कैन अलो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एनालिसिस विद रिलेटिव केसेस। भाई ठीक है, पॉजिटिव कुछ बता रहे हैं। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब अब जब बार बार किसी चीज, अब मैंने एक एक इंसान के पास गया, उसके पास मैंने रुका, उसका क्वेश्चंस उसको पूछे, उसका नोट किया, फिर कुछ दिन बाद उसी के पास आया, तो उसको थोड़ा लॉन्जिट्यूडिनल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसके बाद इट कैन बी अप्लाइड टू वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। तो यही है कि कंटेंट को एनालाइज करना है। तो ये 3 स्टेटमेंट कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बता रहा है कि भाई ये फिजिबल नहीं है। भाई क्यों फिजिबल नहीं है, राइट। तो इसको अगर हटाएंगे बी को, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, राइट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए कि यू टेस्ट किसने दिया है, ताऊ टेस्ट किसने दिया है, राइट। ये मैंने इसलिए जानबूझ के कुछ 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 क्वेश्चन इसलिए भी डाले क्योंकि ऐसी मुंह उठा के जाएंगे एग्जाम में, फिर गिर जाएंगे मुंह पे, राइट। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब प्योर रिसर्च, राइट। प्योर रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, राइट। ये सब पता होना चाहिए, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम पीवाईक्यूज भी अच्छे से कर लेंगे तो भी ये सब हो जाएगा। तो प्योर रिसर्च इज अबाउट, इट इज कॉल्ड द बेसिक रिसर्च एंड इट इज कंसर्न विद द क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड नोइंग मोर अबाउट द फिनोमेना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। तो प्रैक्टिकल यूज है कि नहीं हमें नहीं मत पता, मतलब उसको जानना, लेकिन हमें बस फॉर सेक ऑफ नॉलेज, फॉर हम उसको बस रिसर्च कर रहे हैं, राइट।
नॉर्मेटिव रिसर्च, नॉर्मेटिव मतलब क्या, दो चीजें होती है राइट। नॉर्मेटिव मतलब एन इम्पेरिकल, नॉर्मेटिव मतलब व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए। भाई यहाँ पे प्लेटो बोलता है कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए राइट, एरिस्टोटल बोलता है गोल्डन मीन होना चाहिए, रॉल्स का कुछ थ्योरी है राइट, रॉल्स बोलता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में भाई ये 3 प्रिंसिपल्स है, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ अमर्त्य सेन बोलता है कि कैपेबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए राइट। तो क्या होना चाहिए राइट, तो ये नॉर्म्स मतलब। और दूसरा होता है इम्पेरिकल, इम्पेरिकल मतलब वो कुछ खुद का कुछ ओपिनियन नहीं देंगे, दुनिया जैसी है उसको बस डिस्क्राइब करेंगे राइट, खुद का इवेल्युएशन नहीं करेंगे वो लोग। तो इम्पेरिकल स्टडी होती है इसकी, बस डाटा को एनालाइज करेंगे, डाटा जो बोल रहा है वही राइट। तो नॉर्मेटिव मतलब हम कुछ चाहते हैं राइट, हमने पहले से कुछ गोल डिसाइड कर रखा है, हम चाहते हैं दुनिया ऐसी हो, करप्शन नहीं होना चाहिए राइट। इम्पेरिकल बोलेंगे कि करप्शन है, वो अच्छा है कि बुरा है वो नहीं बताएंगे। नॉर्मेटिव वाले क्या बोलेंगे कि करप्शन नहीं होना चाहिए, तो वो अपना ओपिनियन देते हैं राइट। तो नॉर्मेटिव रिसर्च प्रोसीड्स फ्रॉम एविडेंस टू कंक्लूजन, एविडेंस टू कंक्लूजन। तो ये तो मोस्टली एविडेंसेस को कलेक्ट करना वगैरह, ये सब तो इंपेरिकल। ऐसे नहीं कि नॉर्मेटिव लोग एविडेंस के साथ मतलब नहीं है करते, लेकिन ये थोड़ा इंपेरिकल स्टेटमेंट हो जाता है। नॉर्मेटिव रिसर्च रेजेस द इशू इन सच ए वे दैट द कंक्लूजन इज इम्प्लाइड। ये देखो ये इसका आंसर है कि पहले से ही मैंने तय करके रखा है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए राइट। व्हाट इज केस स्टडी, केस स्टडी मेथड मतलब क्या होता है कि केस का स्टडी, किसी पर्टिकुलर केस, या तो विलेज आप उठा रहे हो उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हो, किसी फैमिली को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हो, उसका बहुत रिसर्च कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर चीज पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को आप सर्च कर रहे हो, रिसर्च। केस स्टडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर केस को उठाना और उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना राइट। इट स्टडीज द फिनोमेनन इवेंट सिचुएशन और डेवलपमेंट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड एंड शैलो। भाई केस स्टडी में किसी एक ही चीज का अगर केस स्टडी कर रहा हो तो मुझे डेप में जाना चाहिए ना, शैलो क्यों करूंगा मैं। मैंने इस पेपर में क्या बताया, नेगेटिव स्टेटमेंट को पहले ही हटाना है राइट। इट इज स्टडिंग द फिनोमिनन इवेंट सिचुएशन और डेवलपमेंट थोरो थ्रो और थोरो एंड डिटेल्ड एनालिसिस। देखो एंड इंटेंसिव, तो इसका ही अपोजिट है ना, तो दोनों चीजें का एक ही स्टेटमेंट सही होना चाहिए, अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका ही अपोजिट है, तो दोनों में से एक तो आंसर होगा ही, तो यही होगा। दिस स्टडी डिपेंड्स ऑन एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज कलेक्टेड थ्रू डाटा। ये तो बस जनरिक बता रहे कुछ। इट इज कंसर्न विद सर्च फॉर वेज ऑफ यूजिंग कॉमन सेंस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बस कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना है तो फिर मैं थोरो स्टडी की क्या जरूरत है। तो ये तो मतलब इसका सेकंड आंसर आ जाता है राइट। आइडेंटिफाई द स्टेजेस विच में बी फ्रॉम पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत बार ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में इसमें से क्या क्या होता है। डाटा फैब्रिकेशन आपने कभी लिखा है पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल में, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मेथोडोलॉजी होती है, लिटरेचर रिव्यू तो हम लोग करते ही है, ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे स्पेसिफाई करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी होता है राइट। तो बी सी डी ई राइट, ये इसका आंसर है। तो क्या क्या होता है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो राइट। डीयू के जब भी एडमिशंस खुलते तो वो लोग पहले ही, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट मैंने देखा है कि वो लोग पहले ही बता देते कि ये सब कंपोनेंट्स आपके रिसर्च प्रपोजल में होने चाहिए। लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन, टाइमलाइन, टेम्पटेटिव चैप्टराइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे रिसर्च मिसकंडक्ट की बात हो रही है राइट। अब रिसर्च करना है, मिसकंडक्ट हो गया उसमें क्या, तो क्या क्या गलतियां हो गई। डाटा फैब्रिकेशन, डाटा को आपने फैब्रिकेट किया है, आपको जो कंक्लूजन निकालते थे वो निकालने के लिए आपने आपको जैसे चाहिए वैसे फैब्रिकेट किया। प्लेजरिज्म, किसी और का उठा लिया आपने, अपना करके छाप लिया। डाटा फॉल्सिफिकेशन, डाटा कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और उसको फॉल्सिफाई कर रहे हो राइट। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, भाई ये तो हो सकते हैं ना, मेरे ओपिनियन जरूरी नहीं ना कि जो जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन से को डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होते ही है। डाटा वैलिडेशन, डाटा को वैलिडेट करना तो मतलब बुरा तो है नहीं राइट। तो ये दो पॉजिटिव चीज है, ये तीन निगेटिव चीजें हैं राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे, मिसकंडक्ट, नेगेटिव चीजें पूछ रहे, तो ये ऊपर वाली तीन आएंगी, ए बी सी। अब ये कोएफिशिएंट, वेरिएशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वगैरह ऐसे होता है, मीन ये सब बाकी को जब वो क्वांटिटेटिव स्टडी होता है। अब इसका मुझे तो नहीं पता था ये कैसे निकालते हैं राइट, कोएफिशिएंट एंड वेरिएशन वगैरह ये सब। तो मैंने तब बस एक लक चांस मेरा ये सही हो गया, मैंने बस इतना ही तुक्का लगाया था वहां पे कि मैंने इसका डिवीजन किया था और उसको सॉर्ट ऑफ ऊपर ऐसे मतलब जैसे कि 9 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है। यहाँ पे 6.25 ऑलरेडी दिया हुआ है
असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था तो ये पहले होना चाहिए, तो डी पहले होना चाहिए, तो यही दो दो ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद फिर इस दोनों में से मैंने और देखा, ऐसे करके भी जिसका लगाया था वो लक आपके साथ हो तो ऐसे लगभग मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे से ही हो गए अलग अलग। इसमें दिखा बताऊंगा कौन से क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही था, मुझे नहीं पता मतलब नहीं ये तो उसके पहले मैंने नहीं, जब इसका देख रहा था, अब मुझे नहीं पता है कि इसका क्या आंसर है। तो इस जैसा वही वैसा ऊपर का क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही इसको देखते हैं। ये उसके पहले के एग्जाम में आया था, तो अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मैंने मतलब क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 ए सबसे छोटा है, 9 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे भी 61, 85, 113, 145। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी क्या किया, क्या कर सकते हैं हम, सबसे छोटा 6 है, यहाँ पे सबसे छोटा 61 है, तो ए का 4 हो सकता है, तो ए का 4, ये एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी का भी मैच हो जाता है। देखो अब बी 85 दो नंबर का बड़ा ऑप्शन है, तो 85 के लिए हम 7, तो यहाँ पे हो जाता है। ऐसे बाकी का भी मैच हो जाता है, और एक तुक्का लगा के आओगे तो ये आंसर एक्चुअली सही आंसर है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लगभग सबका सब सही हो जाता है। पहले तो कॉम्प्रिहेंशन जिनको डाटा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है वो भाई पहले स्किप करे, वो पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करे, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है आप ये सबसे इजी होता है सबसे लास्ट में इसको रखते हो आप लोग, और फिर जल्दीबाजी में कुछ सॉल्व करने के चक्कर में एक दो क्वेश्चन गलत करके आते हो। दो क्वेश्चन गलत मतलब 4 मार्क्स आपके कटे, 4 मार्क्स कटे मतलब आप कहीं और फेंक फेंक दे जाओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा है कि ज्यादा पढ़ के भी नहीं हो गए होंगे तो भी ये इजीली हो जाएगा, ऐसा चैप्टर है। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किसी की कुछ थीरीज है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है कम्युनिकेशन के, ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मास मीडिया एंड सोसाइटी के नाम पे ना ये कुछ भी पूछ रहे हैं, फलाना मूवी कब आई थी, इसको डायरेक्ट किसने किया था, ये सब छोड़ दो, ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, उसका कुछ लिमिटेशन है, तो इसका कुछ मतलब नहीं। अब देखो, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स पूछ रहे हैं। लाउड म्यूजिक, हाँ बैरियर है, राइट। इल हेल्थ बैरियर हो सकता है, अगर मेरी मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ना, अगर मेरी तबीयत खराब होगी। अ टेलीफोन दैट इज इन पुअर वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल बैरियर है। गुड हेल्थ कैसे बैरियर होगा, अब इल हेल्थ और गुड दोनों भी तो नहीं हो सकता ना, तो गुड हेल्थ बैरियर कैसे होगा भाई। तो डी तो बैरियर नहीं होगा, अगर डी को मैंने हटा दिया तो ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये फालतू के क्वेश्चंस है, ये मेरा लक अच्छा था इस यहाँ पे, लक लक मतलब इसमें लक नहीं बोलूंगा, इसलिए थोड़ा सा लक का फैक्टर ये भी है क्योंकि ये मराठी मूवी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ये मराठी डायरेक्टर है, और ये पहली मूवी थी इंडिया की। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे पता था। ठीक है, इसलिए मुझे ये पता था। तो यहाँ पे फिर से बैरियर वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, इफेक्टिव डाउनलोड कम्युनिकेशन बैरियर कैसे हो सकता है, इमीडिएट फीडबैक किसी का मिल रहा है तो बैरियर नहीं होगा, फ्लेक्सिबल ह्यूमन एनवायरनमेंट हो तो बैरियर नहीं होगा। भाई किसी चीज का डिस्टॉर्शन हो रहा है, भाई सिमेंटिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, अगर आपको ये वर्ड भी नहीं पता होगा तो ये डिस्टॉर्शन नेगेटिव वर्ड है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। ठीक है, नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर्स व्यूज, अगर आप दूसरे के व्यूज को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो तो भाई कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे होगा, वर्स्ट होगा। इंटेलिजिबल इनकोडिंग, अगर आप इंटेलिजेंटली पहले ही पता कर रहे हो, या उसके अब जो वो बोल रहा है उसके भी बियॉन्ड, उसके पीछे वो क्यों बोल रहा है, ये सब एनकोड कर रहे हो तो अच्छी बात है। क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, आप पहले ही बता रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसीवर्स नीड, भाई आगे वाला इंसान जिसको हम बोल रहे हैं उसके भी नीड्स क्या है, इसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया और फिर बोला तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इग्नोरिंग रिसीवर्स इमोशन, भाई तुम जो बोल रहे हो, अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, अब मैं बस बोलता जा रहा हूँ तो इसका तो कुछ मतलब है नहीं। अब ये दो चीजें नेगेटिव है, राइट, तो ये दो चीजें तो होनी नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए मुझे, ई नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो राइट यही एक ऑप्शन बचा। इसलिए बहुत सारी चीजें पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस ओपन रखना है खुद का माइंड और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। अरेंज द सीक्वेंस द 5 C's एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, टाइप्स कम्युनिकेशन के, उसके अलग अलग थियरीज, वर्बल, नॉन वर्बल, उसकी थियरीज, कोई थिंकर्स है वहाँ पे, कोई स्कॉलर
तो वो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाया ही जाए, कंपैशनेट कम्युनिकेशन, क्यूरियस होना चाहिए, कॉम्पिलिंग होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले जो भी आप मैं बोल रहा हूँ, अगर सबसे पहले तो क्लियर वो होना चाहिए, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत कॉन्साइज में अगर बोलूँ तो और रहेगा, अपनी ज़्यादा ही कुछ बोल रहा हूँ बिना मतलब का तो उसका कुछ बात ही नहीं है। वो कॉम्पिलिंग भी होना चाहिए, वो क्यूरियस भी होना चाहिए, वो कंपैशनेट भी होना चाहिए। इसका आंसर ऐसा है EDCBA, राइट, ऐसा कुछ है इसका आंसर, राइट। लेकिन अब ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये कुछ कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी कि उसका भाई सही सीक्वेंस क्या है। अब ये देखो, ये तो ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन था नहीं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बॉलीवुड जो एक्टर्स होते हैं मुंबई, उनके पपराजी जो मतलब कैमरा लेके खड़े होते हैं ना उनके घर के सामने, जैसे वो बाहर आएंगे स्पॉटेड, एयरपोर्ट के सामने खड़े होते हैं, तो ये पपराजीज होते हैं ना, ये आपने सुना होगा बहुत सारे जगह पे ये। तो ये फ्रीलांस फोटोग्राफर्स, स्टॉक सेलिब्रिटीज। अगर ये पता है ए का 4 है, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, आपको यहीं पे मतलब सॉल्व हो जाता है। उसके बाद भी पैरोडी अकाउंट्स आपने सुना होगा, मेकिंग फन, राइट। या आपने हॉलीवुड मूवीज में वो ओपेरा के शोज देखे होंगे, पता नहीं। और रेडिकल रीडिंग, ये तो मतलब ऑडियंस रिजेक्शन ऑफ मीनिंग वैल्यूज, मतलब एक रेडिकली उसको देख रहा है। तो ये इजी था, अगर एक भी पता होता तो ये इजी हो जाता। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन मतलब लाइन और स्टाफ, राइट, ऐसे दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सुटेड कम्युनिकेशन, लाइन वर्ड है तो राइट लीनियर है, राइट। तो इसका जो बेस्ट सुटेड कम्युनिकेशन होता है ना लीनियर में, वो होता है डाउनवर्ड, ऊपर से जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं वो नीचे तक जाना, राइट। इसको बोलते हैं लीनियर। अब ये फालतू का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे मेरा लक अच्छा था, मैंने ऐसे ही ये तुक्का लगाया था 1931, वो सही आ गया, ठीक है। अब ये लक का फैक्टर है। ऐसे एक दो क्वेश्चन गलत भी हुए मेरे, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने फालतू क्वेश्चंस। अब ये भाई हम क्यों जाने भाई, ये आलम आरा मूवी की इसने भाई कौन सी ईयर में आया था, ये फालतू का क्वेश्चन है, इसका क्या पर्पज है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है, PhD का हो रहा है, ये भाई मतलब क्या पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं। अब यही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन फिल्म्स को लगाना है। अब ये मेरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे तुक्के तो सही नहीं आ सकते ना। तो अब ये सब फालतू के क्वेश्चन है, इसका कोई इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, राइट। अब कम्युनिकेशन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजर हो सकता है, राइट। कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है मतलब वो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, राइट। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब वो रेडियो हो या टीवी हो या स्मार्टफोन एंड ईमेल, मतलब ये कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, राइट। स्मार्टफोन, ईमेल, मीडिया जो है वो रेडियो टीवी मीडिया है, राइट। हम्म। अब यहाँ पे देखो डिजिटल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, सिंपल तरीका पूछ रहे। अब देखो आपको ऑप्शन देखो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वन वे होता है ना, वो जॉकी, रेडियो जॉकी वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप तो कुछ जो भी बोल रहे हो फर्क तो नहीं पड़ता, वो आप बस सुन रहे हो, वन वे है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी वन वे, आप बस पैसिवली देख रहे हो टीवी को, आप तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें। कंप्यूटर टू प्रिंटर मतलब यहाँ से मैं कुछ कंप्यूटर से प्रिंटर को छोड़ रहा हूँ, वन वे ही है, प्रिंटर थोड़ी ना पीछे कुछ ये कर रहा है। कीबोर्ड टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कीबोर्ड से भी कंप्यूटर को जोड़ रहा है, वो भी वन वे है। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन जो है वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, दूसरा इंसान वहां से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो ये इसका ABCD जो है वो सिंपल कम्युनिकेशंस में आते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पे तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, ये तो आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस का खेल है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। थीम्स तो रिपीट होते हैं, सारे थीम्स रिपीट होते हैं, परसेंटेज पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्क पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट ऑफ वर्क वगैरह वगैरह, सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नंबर सिस्टम भी जो भी आ रहा है वो भी सारा रिपीट होता है, राइट। इसमें ज़्यादा इनोवेशन तो होता नहीं है, राइट। ये कोई बैंकिंग्स के एग्जाम्स नहीं है जो मतलब RBI लेवल का एक मैथ्स पूछ रही है, या कुछ कैट लेवल का मैथ्स है, UPSC लेवल का मैथ्स नहीं होता इसमें, सारी इजी होता है। बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये फ्रैक्शन, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, अब फ्रैक्शन सर्च कर लिया, बहुत सारे बैंकिंग्स के कुछ कुछ चैनल है, राइट। आपको पता ही होगा कौन से चैनल्स है वो सारे, राइट। अड्डा 2/7 या बाकी के भी बहुत सारे चैनल्स है अलग अलग। तो
इन सब जगह पे कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस ऐसे डालोगे तो 2-3 घंटे का एक वीडियो होगा, उसमें सारा वो कंसेप्ट समझा देगा, सारे क्वेश्चंस भी करा लेगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे आप सर्च करो, एक दो वीडियोस देखो हर एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे यही इसी में से क्वेश्चंस आएंगे सारे, या तो प्रॉफिट लॉस का आएगा, प्रोपोर्शन परसेंटेज का आएगा, रेशियो का आएगा, टाइम डिस्टेंस का आएगा, एवरेज का आएगा, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज तो सबसे इजी होता है, लेटर सीरीज भी इजी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ही क्या था, ABCDZ 1 to 26, इनका एक परफेक्ट में जितने भी है, इनका एक टैली करके 73 था, तो कॉम्पैक्ट का टैली कितना है यही पूछा था। यहाँ पे भी देखो W जो है वो 23 नंबर का है, तो यहाँ पे गया ये। E जो है वो 5 नंबर का है, तो ये पहले आया। यहाँ पे भी I जो है 9 नंबर का है, यहाँ पे पहले आया, यही था, ठीक है। इसके बाद कश्मीर K से पहले J आता है, तो यहाँ पे J है, राइट। R से पहले Q आता है, तो यहाँ पे Q है, ऐसे ही था। L से पहले क्या आएगा, तो K आएगा। U से पहले क्या आएगा, राइट, T आएगा। तो इस हिसाब से ऐसे सारे क्वेश्चंस इन्होंने ये किया था। मतलब ए से पहले अगर उल्टा देखे तो फिर ए से पहले तो कुछ है नहीं, तो जेड ही है, तो यहाँ पे जेड है। ऐसे ही किया था सब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही था, पहले एक ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, राइट, फिर 9 ऐड कर दिया, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो 14 एंड 41 से 14 अगर माइनस करोगे तो 6 21, राइट। तो ऐसे ऐड करते गए हैं, तो 41 में अगर उसके उसके इनटू जो अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, तो ये इसका इस तरफ से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, राइट। तो यही सारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर ऐड करना, रूट क्यूब ऐड करना, यही सब पूछेंगे, राइट। यहाँ से देखो 5 ऐड कर दिया 3 में, राइट। यहाँ पे 7 ऐड हो गया है, राइट। यहाँ पे 9 ऐड हो गया है, तो पहले 5 किया था, फिर 7, फिर 9, यहाँ पे फिर 11 ऐड हो गया, यहाँ पे 13 ऐड हो गया, अब 15 ऐड होगा, राइट। अगर 15 ऐड होगा तो ये आंसर आएगा। द प्राइस ऑफ ज्वेलरी, यही है। फिर मतलब मैं अब सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन ये परसेंटेज, राइट। यहाँ पे भी देखो आप, व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 3 आवर्स, टोटल 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 3 आवर्स, राइट। तो 24 में से 3, तो 100 में से कितने, राइट। तो 3 जो है वो, राइट, 24 है, राइट। 3 इंटू 1 8, राइट। सो 8 में से 1, तो 12.5 आता है, राइट। इसका अगर हम निकालोगे आप फ्रैक्शन वैल्यू, तो ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3, ये एक है, ये एक है, तो ये दोनों तो ऐसे भी गए। बी का 4 तो देखना भी नहीं, क्योंकि आंसर दिया हुआ ही है। अब सी का 1 आता है कि नहीं, इतना ही देखो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता ही है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो बीच का ही एवरेज होता है उसका। 3 6 9 12 15, इसका बीच का 9 है, राइट। आप करके भी देखोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो सी का 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे है सी का 1, तो इसका 3, राइट। ऐसे ही अगर आप मतलब ये सॉल्व करोगे तो ये फिर से परसेंटेज, फ्रैक्शन, यही सब पूछते रहते हैं। ये भी देखो इजी था। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 95% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस जितने में वो आइटम सेल हुआ है उसके 95% है, तो मुझे तो पहली बात तो पता होनी चाहिए प्रॉफिट हुआ है, राइट। क्योंकि सेलिंग प्राइस का 95%, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, उसका 95% मतलब 95 रुपीज इसकी क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, राइट। द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 95% ऑफ अ सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 100 है, सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, राइट। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है, राइट। तो एक तो प्रॉफिट हुआ, ये तो पता चल ही रहा है, तो लॉस वाला ऑप्शन पहले हटा दो, ये लॉस है, यहाँ पे लॉस है, राइट। अब 95 रुपीज पे 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, राइट। 95 रुपीज पे 5 रुपीज का हुआ है, तो 100 रुपीज पे कितना होगा, राइट। तो ऐसे करोगे तो ये 5.26 आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे 5% करके आए हैं, ठीक है। अब मैन इज फेसिंग, अब ये भी इजी था, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे अगर डायरेक्शन भी करोगे आप, चलो ठीक है सॉल्व करते। मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ऊपर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, ठीक है, यहाँ ऊपर देख के खड़ा है, राइट। यहाँ पे नॉर्थ कर लेते हैं, यहाँ पे साउथ, सॉरी यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, राइट। हम्म
मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में। अब 90 डिग्री, अब यहाँ पे खड़ा है तो 90 डिग्री मतलब इस साइड हो जाएगा ये, ठीक है, इस साइड देखेगा आप, ठीक है। एंड देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में फिर 135, तो यहाँ पे फिर से 90 करेगा तो यहाँ पे देखेगा। अब 90 करेगा तो बचा कितना फिर, लगभग 90 और 10 और वो 35, 45 बचा, तो ये मतलब इस डायरेक्शन में देखेगा, 135 हो गया, यहाँ से 135 यहाँ पे देखेगा। एंड ही देन अगेन टर्न्स 270 डिग्री टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस 270, अब यहाँ से फिर से यहाँ पे आएगा तो 180 हो जाएगा, 180, तो बचा कितना, लगभग 90 बचा, तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा वो 90, मतलब ये 45 ये 45, तो यहाँ देखेगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब ये भी मेरा सही आ गया, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ, पता नहीं मुझे कैसे निकालते स्टैंडर्ड डिविएशन और बायोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने बस इतना ही किया, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, 5 इंटू 4 20, मैंने ये टुकड़ा लगाया था। 6 6 दिया है, 6 6 36, 8 5 दिया है, 8 इंटू 4 40, 7 4 दिया है, 7 इंटू 4 2.8, ऐसे कुछ करके यही लगाया था, यही सही आ गया। अब ये लक का फैक्टर ऐसे मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चंस में मुझे लक काम आया है मेरे, ठीक है। और इसी 4-5 क्वेश्चन से बोलोगे अगर आप तो जेआरएफ निकल जाता है, ठीक है। 244 कट ऑफ था, मेरा स्कोर 254 था, तो पेपर 1 में ही लगभग ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो ऐसे मतलब लक साथ दे दिया, ठीक है। अब लक मतलब ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी 4 में से कुछ भी तुक्का मार के आ गया, नहीं, थोड़ा बहुत कुछ किया था, राइट। 5 4 ऐसे कुछ, अब नहीं आ रहा है तो कुछ तो करोगे, ऐसे ही थोड़ी ना मुझे 1 2 3 4 में से कुछ भी लगा दोगे, ठीक है। तो वो काम कर गया। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे ये पूरा यूनिट है ना ये, इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही जाओगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिसीज होती है इसमें, फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज होती है, ये पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे 1 मार्क आपका कंफर्म, मतलब ये 2 मार्क्स कंफर्म है, एक तो क्वेश्चन आता ही है इन पॉलिसीज के ऊपर, वो इजी भी होती है ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये सब प्रमाणाज और ये सब अनुमान, ये सब मैंने नहीं किया था तो इसको मैं छोड़ ही देता था। वेन डायग्राम इजी होते हैं, राइट। ये डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग भी इजी होता है और पॉलिसीज भी इजी होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सबके लिए। सब वेन डायग्राम के ऊपर 1 2 यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो बैंकिंग वाले अलग बहुत बहुत चैनल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे वीडियोस देखो, पॉलिसीज के ऊपर भी आई होप सो वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं पॉलिसीज डिस्कस करूंगा क्योंकि ये 2 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इग्नोर किया था, लेकिन आप करके जाइए, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो अब, it is immoral to use textbooks with profane words in them because it is not right for our children to be exposed to such disrespectful and ugly words, right. Which logical fallacy is committed in the above text में क्या बोल रहा है, immoral, it is immoral to use textbooks, तो कुछ प्रोफेन वर्ड्स के साथ अगर कुछ टेक्स्ट बुक्स है तो उस टेक्स्ट बुक को ही यूज नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि ये फिर हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ही मतलब अगली एंड डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, तो वो ये क्या कर रहे हैं ना कि इसको बोलेंगे आर्गुमेंट इन सर्कल, तो इसी का यूज करके फिर इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ ब्रॉड ऐसे कंक्लूजन है नहीं, इसको बाद में बहुत अच्छे से हम देखेंगे, मैं डिस्कस भी करूंगा ये आर्गुमेंट इन सर्कल क्या होता है, हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रॉमैन क्या होता है, पॉलिसी ऑफ डिवीजन क्या होता है, ये सारा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए। अब पॉलिसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, ठीक है। तो अब डिफेक्टिव पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिसी है ये, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये बस ऐसे ही ऑप्शन दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे पॉलिसी हो सकता है, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो बी तो नहीं होना चाहिए, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, तो यहाँ पे क्या नहीं है ये भी पूछा है, तो आप ऐसे गलती नहीं करना, नॉट क्या नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो कोई पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब बी चाहिए मुझे ऑप्शन में, तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अब ए एंड ई को ही देखना है मुझे, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस हो सकता है भाई, बेगिंग द क्वेश्चंस ये भी हो सकता है, राइट। सो पॉलिसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, तो एटलीस्ट आपके 2 ऑप्शंस यहाँ पे ये हो जाते, ठीक है। आप हटा लेते।
अब बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, बेगिन द क्वेश्चन विद इन इटसेल्फ, ये सारे अलग अलग पॉलिसीज है, इसको देखेंगे। अब बेगिन द क्वेश्चन वही है जो पहले वाले अब दिखी थी ना हमने, सर्कुलेशन, उसी में उसको ऐसे क्वेश्चन करना कि मतलब हमें पूरा ये लगे, तो ये हम देखेंगे अच्छे से बेगिन द क्वेश्चन क्या होता है। फिर से आ गया पॉलिसी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस, इसको नॉन स्क्विटर इस टाइप की पॉलिसी कहते हैं, राइट। इसके बाद यही फिर से आ गया एडोमियम, स्ट्रॉमैन, फॉल्स कॉज, रेड हेरिंग, राइट। सो एडोमियम ऐसे होता है कि ये जो है ना, अटैकिंग पर्सन इंस्टेड ऑफ इश्यू, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फॉल्स कॉज मतलब ये आ जाता है कि मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन। तो ये पढ़ना पड़ेगा, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके लिए पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे फिर से ये जो पॉलिसी दी है ना, ये बेक इन द क्वेश्चन वाली, सर्कुलेशन वाली, तो अच्छे से देखते हैं पॉलिसीज क्या है। देखो, एड होमिनियम या अटैक द पर्सन, सो अटैकिंग द इंडिविजुअल मेकिंग द आर्गुमेंट देयर कैरेक्टर्स, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई पॉलिटिशियन कोई कुछ बोल रहा है, तो या चलो नाम ही ले लेते हैं। अब राहुल गांधी कुछ बोल रहा है सपोज, तो हम क्या करते हैं ना कि वो क्या आर्गुमेंट्स बोल रहा है उसको, वो तो पप्पू है, तो इस ऐसे ही ना उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट्स में हम गए ही नहीं। यही सबसे सिंपल तरीका होता है, राइट। ऐसे हो जाता है, मतलब जेएनयू से कोई पढ़ा है, अब कुछ बोल रहा है, वो तो सब एंटी नेशनल है, भाई वो क्या बोल रहा है उसको हम देखा ही नहीं, ठीक है। सो अटैकिंग द इंडिविजुअल, उसके आर्ग्यूमेंट्स को हमने देखा ही नहीं, बस उसको 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 डिस्क्रेडिट कर देना, वो तो एंटी नेशनल है, वो तो अर्बन नक्सल है, राइट। तो ऐसे मतलब, ठीक है। attacking the person. You can't accept her research on a corporate finance. She was once arrested for shoplifting. तो भाई ऐसे हुआ था, तो उसके ऊपर क्या ट्रस्ट करना, ठीक है। Strawman, misrepresenting or exaggerating an opponent's argument to make it easier to attack on a refute. तो कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको बिल्कुल मिसरिप्रेजेंट ही कर दो, तो फिर इजी हो जाता है ना उसके ऊपर अटैक करना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉमैन। आई थिंक वी शुड स्पेंड लेस ऑन मिलिट्री, राइट। ये कुछ कोई इंसान है जो ये बोल दिया कि, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आई थिंक वी शुड स्पेंड लेस ऑन मिलिट्री बिकॉज, तो ही हमारे पास पैसा बचेगा जो हम एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे लगा पाए, क्योंकि मिलिट्री में आजकल तो पैसा इन्वेस्ट करके तो कुछ होने वाला है नहीं, वो सब डेड एंड है। ऐसा अगर सपोज मैंने आर्गुमेंट रख दिया, तो नेक्स्ट वाला इंसान इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, सो यू वांट टू लीव द कंट्री डिफेंसलेस एंड लेट एनिमीज इन्वेड अस, भाई तो इसको पूरा मिसरिप्रेजेंट कर दिया वो जो बोल रहा था, ठीक है। इसको बोलेंगे स्ट्रॉमैन। अपील टू अथॉरिटी, मतलब कोई बड़ा सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है, या टीचर बोल रहे, प्रोफेसर बोल रहे, तो वो गलत कैसे हो सकता है, या फलाना इस बुक में लिखा है तो वो गलत कैसे हो सकता है, इसको बोलेंगे अपील टू अथॉरिटी, राइट। असर्टिंग दैट अ क्लेम इट इज ट्रू सिंपली बिकॉज एन अथॉरिटेटिव फिगर इट सेड इट, स्पेशली व्हेन दे आर, मतलब नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई सेलिब्रिटी जैसे फलाना फलाना स्पोर्टमैन है, वो किसी कॉम्प्लेन के ऐड कर रहा है या किसी फलाना प्रोडक्ट के ऐड कर रहा है, भाई वो उसमें से एक्सपर्ट थोड़ी ना है, राइट। लेकिन हम लोग उसको मतलब बाय करेंगे, राइट। दिस ब्रांड इज सीरियल मस्ट बी द हेल्थीएस्ट ऑप्शन बिकॉज माई फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर इट्स इट, ठीक है, इस टाइप का। फॉल्स डिलेमा, presenting only two extreme options as the only possibilities, ignoring any middle ground or alternative solutions. Example क्या है, you are either completely with us or you are against us, right? तो ये इस टाइप के फॉल्स डिलेमा। स्लिपरी स्लोप, arguing that relatively small first step will inevitably lead to a chain of related negative events। तो कुछ छोटी सी किसी से मिस्टेक हो गई ना, उसको ऐसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। इसका क्वेश्चन आया भी था कि देखो ये क्वेश्चन क्या आया था, द सेक्रेटरीज हैव आस्क्ड अस टू प्रोवाइड अ लॉन्ज एरियाज वेयर दे कैन स्पेंड देयर ऑफिस ब्रेक्स। तो ऑफिस ब्रेक्स को स्पेंड करने के लिए छोटा सा एरिया वो लोग मांग रहे हैं। दिस रिक्वेस्ट विल हैव टू बी रिफ्यूज्ड, इसको रिफ्यूज करना पड़ेगा तुरंत। इफ यू गिव देम अ लॉन्ज एरियाज, नेक्स्ट दे विल आस्क फॉर स्पास एंड स्विमिंग पूल्स, then it will be a yoga center, fitness gym. Expenditure for these facilities will drive us into bankruptcy। तो देखा आपने कैसे स्लिपरी स्लोप, मतलब नेगेटिव मीनिंग्स हम लेते गए। ऊपर एक एग्जांपल और है, इफ वी लेट स्टूडेंट्स यूज द कैलकुलेटर्स इन क्लास सून दे वोंट बी एबल टू डू एनी मैथ्स एंड सोसाइटी विल कोलैप्स। तो इसको स्लिपरी स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जांपल्स दे रहा क्योंकि ऐसे वो ऊपर देंगे वो फिर नीचे से पूछेंगे, या कभी कभी ऊपर पॉलिसी देंगे नीचे ऑप्शंस देंगे, ठीक है।
सर्कुलर रीजनिंग, बेगिंग द क्वेश्चन, जो हमने पहले अभी क्वेश्चन देखा. एन आर्ग्यूमेंट वेयर द कंक्लूजन इज इंक्लूडेड इन द प्रीमाइसेस, यू एज्यूम द ट्रूथ ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव. मतलब कुछ उसका कुछ बैकिंग नहीं है, डाटा फैक्ट्स नहीं, उसी एक ही स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बोल के ये लोग बोल रहे कि देखो ये है ना, मतलब देखो यहाँ पे दे एग्जांपल, द लॉ इज जस्ट बिकॉज इट इज रिटन ऑन द बुक ऑफ जस्ट लॉज. तो अब डेमोक्रेसी इज गुड बिकॉज इट इज द बेस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज पीपल, बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ गवर्नमेंट. तो भाई क्यों गुड है, उसके क्या एस्पेक्ट्स है, बाकी की चीजें बैड क्यों है, कुछ नहीं, राइट. तो ऐसे बस बोल दिया. Hasty generalization, making a broad conclusion based on a sample set that is a too small or not representative. Hastily कुछ generalization बना लिए बस खुद को सर, मतलब जो भी वेल कंक्लूड करना था उसके लिए. I met two people from New York who were rude, so all New Yorkers must be rude. ठीक है, दो पीपल के बेसिस पे मैंने पूरा जनरलाइज कर दिया कि सारे न्यूयॉर्कर्स रूड है. रेड हेयरिंग, introducing an irrelevant topic to the argument to divert the attention of listeners. कुछ irrelevant topic introduce कर दिया attention divert करने के लिए. Why are you complaining about the budget cuts when these are there are starving children in the world? भाई कोई लॉजिक है अगर दुनिया में starving children है, and you why you are complaining about the budget cuts? तो ऐसे कि पूरा डाइवर्ट कर दिया, कुछ भी बोल दिया. Post hoc ergo property or false cause, faulty calls, right? Assuming that because event B followed event A must have caused event B, right? उसके बाद ये हुआ इसलिए उसका ही रीजन है, मतलब ऐसे कैसे. I wore my lucky red socks and we won the game. Therefore, the socks caused the win. Appeal to ignorance, मतलब मुझे नहीं पता है इसलिए फिर यही होगा, ऐसे टाइप ऑफ. Arguing that a proposition must be true just because it has not been proven false. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम ये जो एग्जाम में आया था. Nobody has even proved that immoral behavior by elected officials erodes public morality. Therefore, we must conclude that such behavior does not erode public morality. And no one has ever problem with the aliens don't exist, so they must be real, right? तो इसको मतलब अगर ये अपील टू इग्नोरेंस, मुझे नहीं पता है लेकिन इसलिए भाई ऐसा ही है फिर, ठीक है. बैंड वैगन या एड पॉपुलम बोलते हैं अपील टू मेजोरिटी, मेजोरिटी लोग कह रहे हैं भाई इसलिए ये सही होगा, ठीक है. इसमें ज्यादा डेप में नहीं जाता, एग्जांपल्स देखो. एवरीवन इज बाइंग दिस स्पेसिफिक स्मार्टफोन सो इट मस्ट बी द बेस्ट वन इन द मार्केट. ये बहुत सारी चीजें हम इसी की बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. Of course, XYZ political party is going to sweep the polls in the coming election. So everybody is saying so. That's why they are winning. ठीक है. So इक्वेशन, अब देखो यार ये मैं हर चीज डिस्कस करता रहूंगा तो ये फिर लेट हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, ठीक है. पॉलिसी ऑफ डिवीजन, पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट्स, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डिवीजन एंड कंपोजिशन, ठीक है. डिवीजन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है. इसको मतलब ऐसे करते हैं कि होल ग्रुप ऐसा है तो उसमें से पार्ट भी ऐसा ही होगा, इस टाइप का ये होता है. फॉल्स एनालॉजी, एक्सेप्शन पॉलिसी, इकोलॉजिकल पॉलिसी. इकोलॉजिकल पॉलिसी ये होता है कि कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए फिर वो भी ऐसा ही है, ठीक है. तो हम इग्नोर कर देते क्योंकि मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ निगेटिव स्टेरियोटाइप्स बनाए हुए होते हैं कि विथ सर्टिकुलर कास्ट रेस, कि भाई ये सब ऐसे ही है. फिर कोई एक इंसान को हम इंडिविजुअलिटी से नहीं देखते, ठीक है. तो और भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले तो फूड प्रोडक्ट्स आएंगे ना, ये चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये चीज, ये सब तो फूड प्रोडक्ट्स का पार्ट है ना, तो सबसे पहले तो फूड प्रोडक्ट्स आएगा सबसे बड़ा. अगर बी सबसे बड़ा है तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे भी देखो, मुझे नहीं पता था ये मॉड्यूल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे फील्ड क्या होता है, मुझे नहीं पता था. मैंने क्वेश्चन को कैसे किया, यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है, फील्ड मतलब थोड़े बड़ी लेवल की बात हो रही है, राइट. तो डी, अब यहाँ पे स्मॉलर टू लार्जर, तो डी सबसे लास्ट होना चाहिए, तो यहीं पे है. और बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सबसे छोटे, सेल एक सबसे पहली छोटी चीज होती है ना, तो सेल सबसे छोटा होना चाहिए, तो सी यहीं पे है. तो ये दो ऑप्शन बचते हैं. इसके बाद फील्ड बड़ा होता है, राइट. तो ऐसे मैंने लगाया था, ये सही हो गया. अब ये वेन डायग्राम, इसके लिए ये इजी होता है. आप बस क्या करो कि एक दो वीडियोस देख लेना, इसके मिल जाएंगे यूट्यूब पे. सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स इज गिवन फॉल्स. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट. इसका मतलब सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो सम एनिमल्स
आर बर्ड्स। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। ये फॉल्स है तो ये सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बी इन्फर्ड, तो ये अगर सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स हो सकता है। इसका ऐसे भी हो सकता है, पता है ना आपको, एनिमल्स इक्वल टू बर्ड्स। नो बर्ड्स आर एनिमल्स, ये तो गलत है क्योंकि कुछ बर्ड्स तो एनिमल्स भी होंगे। नो एनिमल्स आर बर्ड्स, नो एनिमल्स आर बर्ड, ये भी तो गलत है, ठीक, क्योंकि कुछ एनिमल्स तो बर्ड्स भी तो होंगे। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स ये जो है वो बर्ड्स है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और डी सही है। ठीक है, देखो ये फिर वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आप अगर यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख लोगे वेन डायग्राम के, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने कभी ज्यादा घुसा ही नहीं है, मीमांसा, न्याया या अनुपमा, ये वर्ड्स देख के मेरा सर घूम जाता है। अलौकिक, प्रत्यक्ष, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा आप मत करो, बिल्कुल आप अभी करना चाहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है अभी। इसलिए फिर आई एडवाइज यू ऑल टू, जिनको भी पॉसिबल है सब करिए। फिर से अनुमाना प्रमाणा, मैं इसमें ज्यादा कभी गया ही नहीं था। राइट, डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने पहले ही कहा है सबसे इजी होता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो, क्योंकि थीम्स तो वही पूछते हैं लोग। अब देखो ये सोशियोलॉजी के जून 24 में पूछा था, इजी क्वेश्चन है। इफ द, अब ये परसेंटेज, अब देखो ये सिटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एज ग्रुप के हिसाब से परसेंटेज दिया है। अगर 100 पीपल है तो 16% है, अबो 16 के ऊपर, ऐसे ऐसे परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ पीपल इन ए सिटी ए की बात हो रही है, बिलोंग्स टू एज ग्रुप ऑफ 19 to 35, 19 to 35 कहाँ पे है, यहाँ पे है 19 to 35, ग्रुप ए की बात हो रही है, तो ये 24% लोग है। इस 24% लोग कितना है, 31,680, तो 24% लोग कितने हैं ये। देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 60, मोर देन 60, तो इस मोर देन 60 16% है। 24% मतलब ये है, तो 16% कितना है, 16%, राइट, 24%, तो ये 2/3 है होगा ना, इसके 2/3 होगा। 31,680 का 2/3 अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका ये आंसर आ जाता है। इसी बाकी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करना था, यहाँ पे आपको दो तरीके की ईवी है, एक रेड है एक व्हाइट है। अब दोनों का सेल यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है टोटल नंबर 2400। ठीक है, अब आपको हिसाब से क्या करना है, 2400 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 2400 का 25% यहाँ पे सेल हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे 41 आ गया। 41 मतलब ये जो जून है इसमें कितना हुआ, 25 के ऊपर 41, मतलब लगभग 16% यहाँ पे सेल हुआ। फिर 41 से 61 पे चला गया, मतलब यहाँ पे 20% सेल हुआ है। 61 से 79 मतलब यहाँ पे लगभग 18% सेल हुआ है। और यहाँ पे फिर बचा हुआ, मतलब कितना बचा था, 80 और 21, तो यहाँ पे 21% सेल हुआ है। तो 2400 का आपको ये परसेंटेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। उसमें से फिर यहाँ पे दिया है रेड एवीज कितनी थी, तो रेड एवीज कितनी थी, आप 25% निकालोगे इसका, 2400 का 25% कितना आएगा, इंटू 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, लगभग 800 आएगा। 800 में से 360 रेड ईवीज थी, तो व्हाइट ईवीज कितनी बेची गई, इसको माइनस करोगे तो व्हाइट ईवीज का नंबर आएगा। इस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये देखो जनवरी 25 में आया था। अब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने हैं, यहाँ पे 16% है, या इस स्टेट में 10% है, वगैरह वगैरह दिया हुआ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मेल अबो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट यप, तो यप यहाँ पे, पहले यप का है देखो, फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे देखो मेल इस साइड दिया हुआ है, फीमेल इस साइड दिया हुआ है। फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है, 2 into 3 में 3 है। ठीक है, एंड मेल अबो पॉवर्टी लाइन, तो मेल यहाँ पे है 3, 5 में से 3 है मेल। ठीक है, यहाँ पे 3 है वुमेन। अब देखो मानना 100 होता है, सबसे इजी होता है 100 मानो। अब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 20 है, मतलब 100 में से 20% जो होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। अब 2:3 रेशियो दिया है, तो 3 and 2 होता है 5, तो 5 into 4, राइट, ऐसे करोगे तो ये 8 12 आ जाता है। अब यहाँ पे बचे कितने, फिर 80 लोग बचे, राइट, 80 लोगों को 3 into 5 देखोगे तो 5 + 3 8,
इंटू 10 हो जाता है, तो ये 30-50 आ जाता है, 30-50, राइट। अब पूछा क्या है, ये 3 और 3 करना है, मतलब ये 12 और ये 30 देखना है हमें, 12 30, राइट। 6 2 6 5, 2 5 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे फिर। यहाँ पे भी ऐसे था, सी इज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 90 लाख, सी का दिया है 90 लाख, तो 90 लाख का 22% बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, तो 88% अबो पॉवर्टी लाइन होगा। इस हिसाब से फिर आप रेशियो सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा, राइट। आईसीटी के क्वेश्चंस ऐसे है ना, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंसेप्ट मतलब रटना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे भी नहीं कि कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत लॉजिकली दिमाग में रख सकते हैं हम, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि रटना पड़ेगा। अब 1 KB क्या है, कैच मेमोरी क्या होती है, राइट। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, गलत नहीं होना चाहिए था। कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू होता है, राइट, सीपीयू कंट्रोल यूनिट होता है। अगर ई गलत है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। 1 KB 124 बाइट, ये तो पता ही था, तो ए होना ही चाहिए। अब सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो सी को मैं देखू ही ना। अब बी एंड डी में केज को तो हम हटाते हैं ना, वो स्टोरेज थोड़ी ना है, केज क्लियर करो हम नहीं बोलते, वो स्टोरेज थोड़ी ना है, सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ी ना है ये। तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर फिर ACD आता है, लेकिन ये मेरे से गलत हो गया, ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर ऐसे ही फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, KB, MB, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, तो इसलिए थोड़ा बहुत देख के जाइए। अब ये देखो, द IEEE नेम ऑफ वाईफाई, अब ये नहीं पता था मुझे, मुझसे गलत हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ से करेंगे ये सब क्वेश्चन। उसके बाद ये भी मेरा गलत हो गया है, मॉडेम, राउटर, NIC रिपीटर, ये सब ये सही हो गया। HTTP ये तो पता ही होता है हमें सबको, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं पता होते हमें। अब ये तो पता ही है हमें कि जो हम मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं उसको OMR शीट बोलते हैं, तो बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, तो ये गया, ये गया, राइट। तो कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, इसको हम RFID रीडर बोलते हैं, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था इसका, राइट। जो फास्टैग्स होते हैं उसमें भी RFID रीडर होता है, राइट। फिर जो हम मॉल में जाते हैं कुछ चीजें खरीद रहे हैं तो बारकोड स्कैन करता है वो मशीन, राइट, स्कैन आइटम्स कंप्यूटर स्टील, उसको बारकोड रीडर बोलते हैं। और जो हम PDF से को स्कैन करते हैं उसको OCR रीडर बोलते हैं। आप बहुत सारे ऐप्स होंगे नीचे, आप PDF जो भी स्कैन PDF होंगे उसके नीचे आता है OCR करके कभी कभी, तो ये इजी था क्वेश्चन। अब ये चैप्टर है ना, इसको कैसे पढ़ना है, राइट। तो देखो क्वेश्चंस, MDGs कब लिए, ये आया हुआ है। SDGs कौन से है, कौन सी ईयर में SDGs लिए, इसका टारगेट ईयर 2030 है, 2015 में अडॉप्ट किया, पेरिस एग्रीमेंट में अडॉप्ट किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंटरेक्शंस, अब देखो एनवायरमेंटल इश्यूज में एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का एयर एक्ट है, वाटर पोल्यूशन का एक्ट है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वेस्ट रिलेटेड कुछ कुछ लॉज है, क्लाइमेट चेंज, तो इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक्ट कब 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 इनेक्ट हुआ है, वाटर एक्ट 1974 को आया था, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को आया था, तो उसकी क्रोनोलॉजी लगाओ। तो ऐसे हर एक वर्ड को उठाओ, उसको सर्च करो। अब मैंने सर्च किया एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, तो उसमें कुछ 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 मेन प्रोविजंस 4-5 तो एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। अब नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें रिन्यूएबल कौन से है, नॉन रिन्यूएबल कौन से है, इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये इजी है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए। अभी देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, NCAP के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, एटलीस्ट सर्च कर लो पेरिस एग्रीमेंट, 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उसके हैं याद रखो। ऐसे करके एक एक पेज में 2-3 इवेंट्स, 2-3 चीजें हो जाएगी, राइट। एक ही पेज पे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, राइट, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, इतने भी डिफिकल्ट डेप्थ में नहीं जाते वो लोग, ठीक है। अभी सोशियोलॉजी के 2024 के जून में क्वेश्चन आया था, तो इसको लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैलिफोर्निया स्मॉग, लंदन स्मॉग, राइट, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट, केमिकल स्मॉग, इस तरीके से अलग अलग इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक मोस्टली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण होता है, और एक जो होता है वो व्हीकुलर पोल्यूशन के कारण होता है, राइट।
चेर्नोबिल डिजास्टर कब हुआ था, राइट? जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उसके पहले ही हुआ है, उसी के अराउंड, मतलब 1970s 80s में हुआ है। ये दो चीजें तो बहुत पहले हुई है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब की चीजें है ये। फुकुशिमा डिजास्टर तो मतलब इसको बोलेंगे सबसे लेटेस्ट है ये, क्योंकि 2011 में जापान में जो बड़ी सुनामी आई थी तब हुआ था। तो बी सबसे एंड में होना चाहिए, मुझे बाकी के डेट्स भी नहीं पता होंगे, तो बी सबसे एंड में होना चाहिए, तो बी बस यहीं पे है जो सबसे एंड में है। भोपाल गैस ट्रेजेडी तो 1984 के अराउंड हुई थी, राइट? और ये चर्नोबिल वाला वही वही उसी के टाइम हुआ था, राइट? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 के अराउंड हुआ है, 1990 89, उस तीन ईयर्स लगे उसको, पूरा प्रोसेस को। तो इस हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है सॉल्व। ठीक है। अब देखो किसी भी डिजास्टर को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे प्लानिंग है या जैसे प्रिपेयर्डनेस है, राइट? तो किसी भी डिजास्टर को पहले तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो बी पहले चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन है। बाकी आप जाओ भी मत, मिटिगेशन तो सबसे लास्ट आता है, राइट? पहले आप रिस्पॉन्स करोगे, फिर रिकवरी करोगे, राइट? तो पहले सबसे पहले तो प्रिपेयर्डनेस आएगा। अब यहाँ पे भी अर्थक्वेक रिलेटेड अगर न्यूज़पेपर भी आप फॉलो करते हो कोई भी, तो रिश्टर स्केल, मर्केल स्केल, मतलब जब रिश्टर स्केल मतलब बस इंटेंसिटी वो मैप करता है, और अगर जब वो हजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस डिजास्टर हो जाता है, वो ह्यूमन लाइव्स या प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, तो उसको फिर हम मर्केल स्केल करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक्स मतलब जहाँ पे ये स्टोर होता है, राइट? एटमॉस्फेरिक कार्बन तो वेटलैंड में तो होता है, मुझे पता था। ओशन में भी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एल्गी वहाँ पे होती है, वो स्टोर करके रखती है। कोरल्स में होता है स्टोर, ये पता था। सॉइल में भी स्टोर होता है, ये भी पता था मुझे। लेकिन इसका आंसर इन्होंने ए बी सी डी दिया है, मैंने तो ए बी सी किया था, इसका आंसर इन्होंने ए बी सी डी दिया है। अब पता नहीं एलिफेंट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, मतलब पता नहीं। लेकिन कुछ तो होगा, मतलब पता नहीं इसका। तो मैंने ऐसे सोचा, मेरा ये गलत हो गया। ठीक है, इन्होंने आंसर इसका एबीसीडी दिया था, मैंने एबीसी किया था। जो द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ये मेरा गलत हुआ है, मैंने इसका ये किया था, इसका आंसर कोएगुलेशन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट पे आ गया, यहाँ पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे आ गया, पीएच, बीओडी, सीओडी, टर्बिडिटी, ये जार टेस्ट पूछ रहे हैं। अब पीएच जो होता है वो एसिडिटी बताता है, ये बीओडी सीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन को मैप करने वाला है। ये जार टेस्ट इसका टर्बिडिटी आंसर है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे वाटर ट्रीटमेंट पे, क्योंकि और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब देखो मुझे ये पता था 2 फरवरी वो रामसर कन्वेंशन वाला जो हमारे एरियाज है सारे रामसर वाले वो होता है। 16 सितंबर को तो ओजन वाला होता है, तो मुझे इन दोनों में थोड़ा बहुत ये था कि 22 अप्रैल और 22 मई। 22 अप्रैल के अराउंड आई थिंक अर्थ डे वगैरह ये सब कुछ होता है, तो इसका मैंने 22 मई किया था और ये सही हो गया। ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स टू रिस्क को एसेस करना है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? हजार को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उसका हमें एक्सपोजर देखना पड़ेगा कि कितना एक्सपोजर है, कितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं, या कितना सिस्टम को कितना एक्सपोजर हुआ है। उसके बाद रिस्क कौन सी है, उसके क्या क्या कैरेक्टराइजेशन है, और उसके बाद हम फिर उसको मैनेज करेंगे, राइट? ऐसे तरीके से हम उसको देखेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, सी पहले आना चाहिए। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ए तो दिया ही हुआ है, राइट? अब यह देखो फिर से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वो फिर उस कॉन्फ्रेंस में गई, उसके बाद जब इंडिया में आए तो वो सब एक्ट्स वगैरह हमने टाइगर प्रिजर्वेशन ये सब किया था, राइट? तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो बी आना चाहिए, तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अबे एयर एक्ट, वाटर एक्ट 74 का है, एयर एक्ट आई थिंक 82 84 के अराउंड का कुछ होगा। तो ये सब उसी के टाइम के है। सबसे एंड में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 का। तो ए सबसे लास्ट में आना चाहिए, बी सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे एक्ट्स तो आपके सिलेबस में ही थे। अगर सिलेबस भी अच्छे से गूगल पे सर्च करके एक वन वन पेज नोट बना के जाते तो भी ये सॉल्व हो जाता। शो द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएच। इसके ऊपर आई थिंक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था इस साल प्रीलिम्स में। मुझे इतना याद नहीं आ रहा, इस साल आया था कि लास्ट ईयर आया था, लेकिन एक क्वेश्चन आया था।
राइट, पीएच के अराउंड। तो ये तो मतलब देखो, दे आर पोटेंट मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, टू बी अ कार्सिनोजेनिक, मतलब उससे मतलब कैंसर हो सकता है। अब पोटेंशियल तो हो सकता है, राइट, पोटेंशियल है तो इससे होता है एक्चुअली। उसके बाद दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनिमम 10 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। तो मिनिमम 10 तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई आप, ये नहीं पता मुझे। फॉर्मेलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ पीएच, तो भाई ये इसका एग्जांपल है, ये भी मुझे नहीं पता। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो इसकी भी मतलब फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होता है तो उसमें से क्या क्या फॉर्म हो सकता है, मतलब इसका कोई ये थोड़ी ना, कोई ऐसे थोड़ी ना छाती रोक के बोल सकता है कि भाई इससे ये नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, छोटा अगर माइन्यूट 0.001% भी अगर फॉर्म होता होगा तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब ओपन एंडेड सॉर्ट ऑफ है। तो ये ए और डी जो है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये दो गलत है। अब नेशनल मिशन, नेशनल, ये एनसीएपी, वो ये आपके सिलेबस में ही था, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये सोलर मिशन, वाटर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल हैबिटेट ये आता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन तब इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये बाद में फिर अलग से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके आए। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा बहुत अगर पता है कि ट्रीज जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक ग्रास ट्रीज ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। तो बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये क्या ऑप्शन है। अब ये जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम का, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रटनी भी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पूछते हैं। यूजीसी का क्या है, फलाना कमीशन कब आया था, हंटर कमीशन कब आया था, रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, राइट। तो नॉलेज कमीशन कब आया था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिशमेंट्स पूछते हैं। तो ये थोड़ा रटने वाला यूनिट है, राइट। एनएपी 2020 emphasized इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन को क्यों लिया है भाई, होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट, स्किल डेवलपमेंट और वैल्यूएशन, रिलीजियस एजुकेशन अमंग स्टूडेंट, इसलिए लिया है क्या, नहीं। लाइफ स्किल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट, तो ये स्किल सब होलिस्टिक मतलब सब आ गया इसमें, ठीक है। वैदिक पीरियड में, ये मुझसे गलत हो गया क्वेश्चन, एजुकेशन वाज आइडियलिस्टिक इन नेचर एज आचार्याज लेड स्ट्रेस अपॉन क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मैंने ये गलत कर दिया, पता नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि तब नेशन एज अ कंसेप्ट ही नहीं आया था, तो भाई कहाँ से वो नेशन का ये वो हो, इस उद्देश्य से, पता नहीं। तो मैंने इसका ए गलत होगा ऐसे करके बी डी ई करके आ गया था, लेकिन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड नीड्स, ये तो मतलब मटेरियलिस्टिक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सी अगर हटाएंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट। और इसका आंसर उन्होंने ए बी डी ई दिया है। अरेंज द following steps in a correct sequence, right? Formulate policies that ensure transparency and accountability, involve faculty, staff, students in decision making, establish a governing body with clear rules, monitor and evaluate the implementation। पहले तो implement करोगे, बाद में इसको monitor करोगे। Review and update policies based on feedback, ये तो उसके बाद आएगा फिर, right? E तो सबसे लास्ट होना चाहिए, DE तो सबसे लास्ट होना चाहिए, DE यहाँ पे है, राइट, यही इसका आंसर है। अब ये देखो, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब ये पता है ना मुझे, नीति आयोग 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, तो सबसे लेटेस्ट सबको पता भी होगा, बाकी के ईयर्स नहीं भी पता होंगे तो भी। तो सी का 4 होना चाहिए, तो सी का 4 एक ही ऑप्शन था, ठीक है। अब यूजीसी का ऐसे यहाँ पे फिर से डेट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के बुक्स हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई एनसीईआरटी तो 2017 में तो नहीं होगा। अब सबसे लेटेस्ट तो एनटीए है, जो 2017 में एनटीए एग्जाम जो अभी ले रहा है वो अभी स्टैब्लिश हुआ है, राइट। एनसीईआरटी तो पुराना है। यूजीसी तो सबसे पुराना तो यूजीसी होगा इसमें 1956 के अराउंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब क्वालिटी को एश्योर करना है, राइट। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या क्या यूजीसी के रिकमेंडेशंस है, अब मुझे नहीं पता क्या क्या रिकमेंडेशंस है। ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि कुछ सेंस करते हैं कि नहीं। डिसमेंटलिंग अनवायबल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, भाई जो कॉलेजेस अनवायबल है सबको डिसमेंटल कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, ऐसे तो कोई रिकमेंडेशन होगा क्या, इसको थोड़ा साइड में रखो। क्रिएटिंग अ पैरेलल एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी सोचते हैं इसके बारे में। एडॉप्शन ऑफ अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टोटल भाई क्वालिटी मैनेज करो, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये तो पॉजिटिव है।
क्वालिटी को सस्टेन करने की बात कर रहे हैं थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, पॉजिटिव है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुटेबल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन सिस्टम, भाई सुटेबल असेसमेंट, ये भी पॉजिटिव है। तो सी डी ई चाहिए ही चाहिए, समझ गए। ए ऊपर का तो मतलब डिसमेंटलिंग, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो ए हटाओ, ए हटाओ, ठीक है। भाई प्राइवेट के लिए अलग से एजेंसी, पब्लिक के लिए अलग से एजेंसी बनाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ये देखो, ये कुछ कुछ फैक्ट्स है। अब हंटर कमीशन अब लॉर्ड रिपन के टाइम में आई थी, अब ये तो पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी, अब ये एजुकेशन रिलेटेड हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये सब आई थिंक मदार में जो भी होगा या कहीं पे दिया ही होगा, जो भी आपका बेसिक सोर्स है। लॉर्ड मैक्यूलाई ने कभी मैक्यूलाई मैनर्स लिखे थे 1835 में। ये अब कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, ये पूछते हैं लोग, तो ये पता होना चाहिए। अलग अलग कमीशन कब बने, अब ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। अब एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी करवे ने स्टेब्लिश की थी, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था। फ्रीडम मूवमेंट में 1920s के अराउंड ये आई थी, 30s 1920s 30s के अराउंड। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं पता था मुझे, पटना यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई नहीं पता था मुझे, राइट। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अब बॉम्बे कलकत्ता ये दो यूनिवर्सिटी सबसे पहले स्टेब्लिश हुई है इस कंट्री में, तो ये पता था मुझे, ये सबसे पुरानी है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आई थिंक 1962 या 1862 के अराउंड या उसके भी कुछ अराउंड ऐसे कुछ ये स्टेब्लिश हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पता था। अब मुझे इतना ही पता था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, तो डी सबसे पहले आना चाहिए। तो ये एक ही ऑप्शन था जिसमें डी सबसे पहले था, ठीक है। अब ये मुझे नीचे वाला अब मुझे नहीं पता भाई, ये नया सवेरा, उस्ताद, ये स्कीम्स कब आई है, ठीक है। तो अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग कमिटीज पूछते ही रहते हैं लोग। अब ये देखो, ये भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये जून 25 को इकोनॉमिक्स में आया था। अब नेशनल नॉलेज कमीशन 2008-9 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था, जो आई थिंक वो क्या नाम है उनका, सैम पित्रोदा, वो चेयर थे इसके। 2008-9 यूपीए 2 के अराउंड ये स्टेब्लिश, वन का जब हो रहा था कार्यकाल कंप्लीट, तब ये स्टेब्लिश हुआ था। तो ये तो सबसे लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ एक है। कोठारी कमीशन वगैरह पुराना है, राइट। अब ये मुझे नहीं पता ये कब हुआ था। ये मुदलियार कमीशन भी मुझे नहीं पता कब हुआ था। यशपाल कमेटी भी, ये भी देखो, टू एडवाइस ऑन रिनोवेशन रिजनोवेशन, हायर एजुकेशन को पूरा रिनोवेट करना है, रिजनोवेट करना है, जो भी कुछ लेटेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये तो दोनों लेटेस्ट है, और बाकी के तीन तो उसके पुराने हैं। इतना ही पता है मुझे, अगर इतना भी पता होगा तो भी सी और ई लास्ट में होना चाहिए। सी और ई यहाँ पे नहीं, लास्ट में यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ए सी कंफर्म हो गया, ठीक है। बी पहले आएगा या डी पहले आएगा, अब इतना ही आप देख लो, कोठारी पहले आएगा या गन्ना पहले आएगा। अब इतना, अब अगर एटलीस्ट दोनों में से एक, मतलब 50-50 चांस तो बन जाते हैं। अब ये भी पीएम ई विद्या, ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन, स्वयं प्रभा कब आया है, कौन सा, अब मुझे नहीं पता। तो ऐसे कुछ कुछ बार बार आता है ये, स्वयं के ऊपर, मूक के ऊपर, MOOC, या बहुत सारे अलग अलग चैनल्स है, राइट, एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स, स्वयं प्रभा वगैरह ये सब। तो इनके डेट्स ये सब पूछते रहते हैं। तो ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल शीट एक बनानी पड़ेगी, जिसमें सारे फैक्ट, सारा डाटा हम लिखे। बार बार उसको देखे, लगभग 8 9 10 15 बार देखना पड़ेगा, भाई यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ, ये फलाना यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो सब लोग, इलाहाबाद है वगैरह, ये सब कुछ कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज है। या NIRF रैंकिंग में इस साल में कौन से टॉप के 10 यूनिवर्सिटीज है, एटलीस्ट ये कुछ कुछ फैक्ट्स की। सो हमने कंप्लीट कर दिया था जितने भी अब क्वेश्चंस आज हमें देखने थे, राइट। तो सारे 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस हमने देखे, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस हमने देखे। हमने ये भी देखा कि कौन से क्वेश्चंस हमें इजीली एग्जाम हॉल में सॉल्व होंगे, अगर हम कुछ पढ़ के भी नहीं गए होंगे, क्वेश्चंस पढ़ के, कभी कभी ऑप्शंस में ही छुपा हुआ होता है, कभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है उसी में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, राइट। कभी कभी जस्ट कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो अगर आप मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ कुछ थेरीज होंगी, वर्बल एजुकेशन या वगैरह, कुछ कुछ उसमें कुछ थेरीज, कुछ स्कॉलर्स होंगे। रिसर्च में मोस्टली, रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव कुछ कुछ मेथोडोलॉजीज में अलग अलग स्कॉलर्स होंगे, उनके बुक्स होंगे, या कुछ कुछ थेरीज होंगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स होंगे, उसको मेजर एसेस करने के अलग अलग मेथड्स होंगे, या जैसे हमने पॉलिसीज में देखा, इंडियन लॉजिक में देखा। तो कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं ना जो हमें पढ़ना पड़ेगा, और बहुत मतलब लगभग मैं बोलूंगा 30 to 35-40% क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आप सीधा जाओगे तो भी सॉल्व होंगे। मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, वो आउट ऑफ आउट वहां पे हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन तो इजी ही है,
अबे 35% का सिलेबस ऐसा है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉलिसीज, इंडियन लॉजिक, इसमें ये सब, जब इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है, लास्ट का जो 10 नंबर का यूनिट है, राइट, उसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के, उसमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट्स अलग अलग, पुराने कॉलोनियल टाइम की हिस्ट्री में भी चले जाते हैं वो लोग, ठीक है, मैक्यूलाई के टाइम पे वहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग गवर्नर जनरल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट शीट जैसा बनाना पड़ेगा, तो दो तरीके से, लगभग तीन तरीके से मैं कहूँगा डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो हमारी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कहाँ का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में, रीजनिंग में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये प्रैक्टिस का खेल है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि पढ़ना पड़ेगा हमें अच्छे से, पॉलिसीज या ये सब जो सिलेबस था, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ कुछ चीजें, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना कि डरना नहीं है, वो कभी कभी डर जाते हैं, एक क्वेश्चन, एक भी मैच द पेयर में कुछ सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन में मिल जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, राइट। तो आई होप सो कि ये हेल्प किया होगा, जो भी एंड तक रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू देम। अब आप क्या करिए कि, अगर मुझे नहीं पता एग्जाम के लिए कितने दिन है, आप कितने दिन पहले ये वीडियो देखते हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर देख रहे होंगे, तो एक एनटी अभ्यास करके एक ऐप है, जिसमें मैंने आज ही देखा लगभग 300 फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स दिए हुए हैं। 300, राइट, 50 क्वेश्चन का एक मॉक, 300 मॉक, मतलब कितने सारे मॉक्स, इतने भी सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हार्डली आप अगर 10 से 12 मॉक्स भी लगा के जाते हो पेपर वन के, इतना इनफ है। उसमें से लेकिन क्या करना, बस मॉक लगाना नहीं है, उसके बाद उसमें से नोट्स भी बनाने हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, पॉलिसीज, कुछ कुछ, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है बहुत सारे, जो 10 नंबर का यूनिट है, एनवायरमेंट का यूनिट है, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स रिपीट होते रहते हैं। तो उसका एक फैक्ट शीट करके अलग से नोट बनाना है, जो भी हम मॉक लगाएंगे उसके बाद उसमें से जो भी कुछ निकाल सकते हैं निचोड़ दो, जो जो इंपॉर्टेंट है सब मेंशन करके, लास्ट मिनट रिवीजन के काम में आएगा, ठीक है। तो पेपर वन में जो आपका स्कोर है ना, वो पूरा पूरा प्रैक्टिस के ऊपर का खेल है। अगर आप बार बार किसी एक बुक को बस पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। और इसलिए बार बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एटलीस्ट लास्ट 7 to 8 ईयर्स के मॉक्स लगाइए। मतलब हर साल ये एग्जाम 2 बार होता है, तो लास्ट 7-8 साल में 15 से 16 बार ये एग्जाम हो चुका है। तो इतने भी अगर आप मॉक्स सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, 15 दिन पहले आपको क्या करना है, एक यूनिट रिवाइज कर लो, एक मॉक लगा दो, दूसरे दिन दूसरा यूनिट रिवाइज कर लो, एक मॉक लगा दो, ऐसे करके आप करोगे। और लास्ट के जब भी एग्जाम होगा उसके लास्ट के 1-2 दिन में सारे यूनिट्स फिर से एक एक बार रिवाइज करोगे, वो हो जाता है, एक यूनिट हार्डली 25-30 मिनट्स में रिवीजन हो जाती है, ठीक है। और सारे यूनिट्स थोड़ी ना रिवाइज करने हैं, क्योंकि आप डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या रिवाइज करोगे, आप मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड में क्या रिवाइज करोगे, राइट। तो ये तो कुछ कॉम्प्रिहेंशन में तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो बहुत ही कम टॉपिक्स है जहाँ पे आपको रिवीजन की पढ़ने की जरूरत है, और बाकी जगह पे प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो इस हिसाब से बैलेंस रखना है कि कहाँ कहाँ मुझे फैक्चुअल शीट बनानी है, कहाँ कहाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ मुझे वहाँ पे एग्जाम हॉल में मैं डील कर लूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, और कहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे मैथ्स, रीजनिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस बैलेंस रखना है, और अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू ऑल।